अभी तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बीच में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट का रिलेशन विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टेंस का इफेक्ट ऑन द करंट एंड कलर कोडिंग कर लिया। ठीक है, टुडे आज एक नई टर्म लेके आए हैं यहाँ पे, ठीक है, दैट इज करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी को समझने से पहले, ठीक है, ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ करंट डेंसिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत क्या, इसके बारे में बात करते हैं। आपको इतना तो मालूम है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी है, इसे समझना हो तो कैसे हो, अगर सपोज करें यहां से 2 एम्पेयर का करंट आया, इधर से 3 एम्पेयर का करंट आया, ठीक है, और ये एंगल इनके बीच में अगर आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है, और इधर नेट रिजल्ट निकल के जा रहा है, तो इट मींस यहां पर जो मेरा टोटल करंट आई निकल के आएगा, आई इज इक्वल टू 2 + 3 निकल के आएगा, दैट इज 5 एम्पेयर। ठीक है, मतलब यहां पर वेक्टर्स की, ठीक है, अगर वेक्टर्स की फॉर्म में अगर लेके देते हैं, ठीक है, तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं लग रहा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं लग रहा, करंट डज नॉट ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब इसका रिजल्टेंट, जैसे हम जूनियर क्लासेस में, +1 क्लास में जैसे रिजल्टेंट निकालना सीख के आए हैं, ठीक है, उस तरीके से इसका रिजल्टेंट नहीं निकल के आ रहा। ठीक है, अगर आपको रिजल्टेंट याद हो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला था। अब ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल ऑन करंट, करंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब 2 वायर्स के बीच में जितना मर्जी डिग्री का एंगल दे दे, ठीक है, जितने मर्जी डिग्री का एंगल दे दे, ठीक है, वो मैटर ही नहीं करता, वो मैटर ही नहीं करता हमें। ठीक है, सो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लिख लो साथ साथ। ठीक है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब अगर बात की जाए इसके बारे में, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैंने पोटेंशियल की बात की, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा, दैट इज V। ठीक है, वो क्या था, स्केलर क्वांटिटी। तो क्या निकल के आ रहा है मेरा पहले, ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा हुआ, ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर फॉर्म, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी ऑल्सो पढ़ा हुआ, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट मींस पोटेंशियल इज द स्केलर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही पढ़ के आया हम, और रिजल्ट क्या निकल के आता था, E इज इक्वल टू V/L, ये रिजल्ट निकल के आ रहा था इसके लिए, ये हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा था इसके लिए कि पोटेंशियल इज अ स्केलर फॉर्म, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड E इज इक्वल टू V/L। मींस यहां पर क्या हो रहा है, एवरी टाइम कोई एक वेक्टर फॉर्म, ठीक है, होती है, उसे स्केलर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या कोई स्केलर फॉर्म होगी उसे वेक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पे करंट मेरा क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, करंट इज ए स्केलर फॉर्म, करंट इज ए स्केलर फॉर्म, और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, करंट को, ठीक है, करंट को मुझे अगर वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना, तब हमने एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की, दैट इज करंट डेंसिटी। तब हमने एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की, दैट इज ए करंट डेंसिटी। सो बेसिकली करंट डेंसिटी इज ए क्वांटिटी दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द वेक्टर फॉर्म ऑफ ए करंट। नोट कर लो, बुक्स में सिर्फ डेफिनेशन मिलती है करंट डेंसिटी की, ठीक है, उसका रीजन नहीं मिलता कि व्हाई दिस फिजिकल क्वांटिटी हैज बीन डेवलप्ड, इसे लाने की जरूरत क्या पड़ी, इसके बारे में बात नहीं करते थे। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द करंट, ठीक है, इन ए वेक्टर फॉर्म, वी इंट्रोड्यूस्ड
ए फिजिकल क्वांटिटी नेम्ड एज करंट डेंसिटी, उसका नाम दिया हमने करंट डेंसिटी का नाम। ठीक है, अब करंट डेंसिटी अगर ध्यान दें, ठीक है, करंट डेंसिटी को जे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जे वेक्टर, और ये किसके इक्वल होते हैं, आई अपॉन ए। इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, आई अपॉन ए। साथ साथ नोट करिए, साथ साथ नोट कर दो। ठीक है, अब इसमें A इज द एरिया, I इज द करंट। इसमें A इज द एरिया, I इज द करंट। और अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो, फिर मैं बाद में समझाता हूं ये क्या चीज है। करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर, करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर, at a point in a conductor is defined as amount of current flowing per unit area, amount of current flowing per unit area of the conductor per unit area of the conductor around that point, around that point provided the area is held in the direction, provided the area is held in the direction normal to the current, in the direction normal to the current। ठीक है, अब ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं ये डेफिनेशन क्या क्या रही है, उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इसे अलग से बनाते हैं यहां पे। ठीक है, मेरे पास ये एक मेरा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल के आ रहा है इसका, ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल के आ रहा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अगर ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है और अगर इसके बीच में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन दिस एरिया, ये जो मैं शेडेड पोर्शन निकल के आ रहा है, ठीक है, ब्लू कलर का ही शेड कर दिया मैंने इसे, ठीक है, जो ये मेरा एरिया निकल के आ रहा है, ठीक है, अब ये एरिया, दिस एरिया ए शुड बी नॉर्मल टू द करंट। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये बोला, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब जब भी आपको करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, करंट डेंसिटी के बीच में जो एरिया निकल के आएगा दैट शुड बी नॉर्मल टू द करंट, नॉर्मल होना चाहिए करंट के साथ। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला निकल के आ रहा है इसके लिए। ठीक है, तो I किसके, J किसके इक्वल निकल के आया, J इज इक्वल टू I अपॉन A एंड दिस एरिया शुड बी नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ द करंट, एंड दिस एरिया शुड बी नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, अब अगर एरिया वेक्टर लोगे, ये तो एरिया लिया था, अब अगर एरिया वेक्टर लोगे, एरिया वेक्टर पीछे पढ़ के आए गॉस में, गॉसेस थ्योरम में, अगर एरिया वेक्टर की बात करेंगे देन एरिया वेक्टर शुड बी, हम नोट करने वाली बात आई है, पैरेलल टू दी करंट फ्लो,
एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू द करंट फ्लो। अगर सिंपल एरिया लोगे तो एरिया शुड बी नॉर्मल टू द करंट, ठीक है। और अगर एरिया वेक्टर ले रहे हो तो एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू द करंट फ्लो। अब याद रखिएगा, जो ये नोट कर रहे हो ना, बुक्स में सिर्फ डेफिनेशन दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ बुक्स में। जो मैं ये लिखवा रहा हूं प्लीज इसे कॉपी के ऊपर नोट करते जाओ, ठीक है। सो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई अपॉन जे है। और अगर आप कंडक्टर ड्रॉ करते हो, उसमें एरिया लेते हो, देन एरिया शुड बी एट 90 डिग्री टू द करंट फ्लो। बट अगर एरिया वेक्टर लेते हो तो एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू द करंट फ्लो। एरिया वेक्टर क्या होना चाहिए? पैरेलल टू द करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन निकल के आ गया, कंपटीशन का क्वेश्चन निकल के आ गया, जिसमें कंडक्टर ये था, ठीक है। अब एरिया इस तरह से दे दिया, 90 डिग्री के एंगल पर आ ही नहीं रहा एरिया, और ये मेरा करंट जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, ये मेरा करंट निकल के आ रहा है, ठीक है। मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद दी, हम ये लिख देते हैं मेकिंग एंगल थीटा विद दी एरिया, ठीक है। करंट ने कितने डिग्री का एंगल बना दिया? थीटा बना दिया विद दी एरिया। मतलब यहां पर आप अगर इसे इस तरह से लेके चल रहे हो, ठीक है, इस तरह से लेके चल रहे हो, तो एरिया आपका बेंड होके निकल के आ रहा है, तो ये वाला एंगल आपका जो निकल के आ रहा है, ये थीटा निकल के आ रहा है, दिस इज द थीटा, ठीक है। और ये लाइन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन निकल के आ रहा है जिसके बीच में मुझे एरिया परपेंडिकुलर दिया ही नहीं हुआ करंट के साथ, तो उसमें क्या करना मुझे? अब उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के बीच में वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, फॉर दीज क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर विच इज perpendicular to the flow of current, ठीक है। और मेरा वो यहां पर क्या निकल जाएगा? मतलब अगर मैं इसे ध्यान से देख के चलूं, ठीक है। अब थीटा डिग्री का एंगल हम ना चेंज करते हैं, यहां पे लेते हैं थीटा डिग्री का एंगल ना, मैं यहां पे ले लेता हूं, यहां पे, ये ज्यादा बेटर। तो मेरा फिर एरिया कंपोनेंट क्या आएगा? ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा निकल गया, ठीक है, ठीक है, यहां पर आ गया। अच्छा, अगर मैं वापस ही यहां पे मैं थोड़ा सा फिर से चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अगर यहां पर ही थीटा वेक्टर लेता, सेम यहीं पर रहने देता थीटा, क्योंकि थीटा एक्चुअल में बनता तो यही है, ठीक है, तब मेरा ये ए कॉस थीटा किधर आना था? ए कॉस थीटा इधर निकल के आना था, तब ये ए कॉस थीटा ने बिल्कुल परपेंडिकुलर निकल के आना था करंट के साथ, ठीक है। ये मेरा एरिया निकल के आ रहा है, दिस इज सो component of area vector which is perpendicular to the component, that is a cos theta। तो I की वैल्यू क्या निकल गया? J की वैल्यू क्या निकल गया? I अपॉन a cos theta। I की वैल्यू, J की वैल्यू क्या आनी थी? I। मतलब एवरी टाइम याद रखिएगा, अगर एरिया परपेंडिकुलर नहीं निकल के आ रहा तो एरिया का एंगल फाइंड आउट करिए विद द करंट, करंट से साथ एंगल फाइंड करने के बाद जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकल के आ रहा है वो उठा लो, वो उठा लो, ठीक है। अच्छा, अब यही इसी चीज के साथ मैंने करंट निकाला, करंट इज इक्वल टू क्या निकल गया था? जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा। तो आई क्या निकल के आएगा? जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आ गया, आ गया। Although current is a scalar quantity, but it can be expressed in the form of a vector,
वेक्टर में उसके साथ एक्सप्रेस करके दिखा दिया हमने। ठीक है, सो याद रख लो, बुक में सिर्फ इसकी डेफिनेशन दी हुई है, पर मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, ध्यान रख के चलना है इसे, इसको पूरा ध्यान से देख के चलना। ठीक है, नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ू। आप खुद सोचो, यहां पर अगर यहां पर पुट थीटा इज इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो आई किसके इक्वल आएगा? वापस वही डेफिनेशन वापस आ गई, वही डेफिनेशन वापस निकल गया। तो यहां पर मैंने पूरा करंट की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। सो जे करंट डेंसिटी इज ए कंपोनेंट, करंट डेंसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, which is used to express current in a vector form. Remember one thing, current density is a physical quantity which is used to express current in a vector form. ठीक है, वेक्टर फॉर्म में करंट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया। ठीक है, देन अगर आगे बढ़ो, देन अगला टॉपिक निकल के आ रहा है मेरा ओम्स लॉ। अगला टॉपिक मेरा क्या निकल के आ रहा है? ओम्स लॉ। पढ़ा हुआ है 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, दोबारा पढ़ने वाला है। ठीक है, अब क्या कहता है ओम्स लॉ? क्या कहता है? ठीक है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, अब इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेट्स दैट करंट, या कह लो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू voltage applied. ठीक है, प्रोवाइडेड, कंडीशन दे रहा है यहां पर, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस, बात कर रहा है फिजिकल कंडीशंस की। ठीक है, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा शुड रिमेन सेम। ये क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। मीन्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, इसने ये बोला था। ठीक है, मीन्स कहना क्या जाता है, ये सिंपल लैंग्वेज में एक ही बात बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, अगर यहां पर मैंने 2 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की है और I इज इक्वल टू 1 एम्पियर निकल के आ रहा है। सिमिलरली अगर बैटरी में 4 वोल्ट की अप्लाई कर दूंगा तो करंट मेरे पास क्या निकल के आएगा? बैटरी अगर ट्वाइस हुई है, ठीक है, अगर बैटरी ट्वाइस हुई है तो करंट भी मेरा क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। ये सिंपल लैंग्वेज में ये बात बोल रहा है। ओम्स लॉ ने सिंपल बोला कि अगर वोल्टेज इंक्रीज करेगी तो करंट भी इंक्रीज करेगा, वोल्टेज अगर ट्वाइस इंक्रीज करेगी तो करंट भी ट्वाइस इंक्रीज करेगा, वोल्टेज अगर ट्वाइस इंक्रीज करेगी तो करंट भी ट्वाइस इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहां से मेरे पास क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इक्वालिटी का साइन लाने के लिए R है, तो R इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओम्स लॉ के बीच में R इज ऑलवेज कांस्टेंट, R की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, R कैन नॉट बी वेरिएबल, R वेरिएबल नहीं निकल के आएगा इसके बीच में। ठीक है, ओम्स लॉ ये बोल। और अगर मैं इसके ग्राफ के ऊपर जाऊं, ओम्स लॉ की डेफिनेशन देख ली, ठीक है, अगर मैं इसके ग्राफ के ऊपर जाऊं, ठीक है, ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करो। ठीक है, अब ये I आ गया, ये V आ गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब लीनियर, मीनिंग समझो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या ग्राफ निकल के आता है? लीनियर, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ निकल के आता है। ठीक है जी, ओम्स लॉ एक है। देन अगर आगे बढ़ता हूं, अगर आगे बढ़ूं
तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, प्रूफ आ रहा है, ओम्स लॉ का प्रूफ निकल के आ रहा है, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, एस डालना यहां पे भूल गया, ओम्स लॉ का प्रूफ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपको याद हो तो किसके इक्वल आ रहा था, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके इक्वल था। ठीक है, दिस वाज द इक्वेशन नंबर 1। मैं मान सकता हूं ये मैंने पढ़ लिया। अब फर्स्ट यूनिट में पढ़ के आया हूं v इज इक्वल टू E is equal to V upon L. This is going to be second equation. अब मैं अगर put 2 in 1 करता हूं, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास निकल के आ जाएगा E is equal to V upon L m टाउ। मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट किए, यहां पर सिर्फ वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो मेरे पास नहीं निकल के आ रही है, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, इक्वेशन नंबर 3 मान के चलता हूं। अब अगर आगे करंट की बात करें, ठीक है, मैं करंट पढ़ के आया हूं ANEVD। ठीक है, इसे ऐसे भी आ सकते, ठीक है, वीना कह के भी याद कर सकते हो इसे। अगर ये फॉर्मूला याद करना है तो वीना कह के याद कर लो इसे, फॉर्मूला VENA, वीना, वेयर V इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लिख लो चाहे। ठीक है, ये पैरों में डी डाल देते हैं। VD मेरा क्या निकल के आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर किसी को भूल गया हो तो मैं सारा लिख रहा हूं। ठीक है, E वाज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एंड A was the एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये सारा था मेरा। ठीक है जी, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है, रिजल्ट पुट करोगे तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, पुट इक्वेशन 3 इन दिस, तो क्या आएगा, I इज इक्वल टू E V टाउ, टाउ याद है ना, रिलैक्सेशन टाइम है, L M E N A, कैपिटल ए डाल लो यहां पर। ठीक है जी, ध्यान से देख लो एक बार। ठीक है, तो ये आया I अपॉन V इज इक्वल टू E स्क्वायर N A अपॉन L M, ये चीज निकल गया। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल लिया तो V अपॉन I क्या निकल गया है, ML अपॉन E स्क्वायर NA। ठीक है, अब ये चीज किसे बता रही है, ये चीज बता रही है रेजिस्टेंस को, R को। ठीक है, सो दिस इज, ये मेरा एंड में क्या निकल के आ रहा है, दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। V अपॉन I की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज ओम्स लॉ। और R मेरा यहां पर क्या निकल के आ रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, ओम्स लॉ की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मेरा निकल के आया ओम्स लॉ इन दी, ओम्स लॉ का प्रूफ निकल के आ गया। नोट कर लो, आगे बढ़ रहा हूं इसके बाद। रिलैक्सेशन टाइम भूल गए। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम था टाउ। तो सब तो लिखा नहीं हुआ कितने बेटा, अच्छा I upon V वाला रिजल्ट बोला है इक्वल टू
अच्छा लिखना भूल गया, ठीक, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टाउ लिखना था, ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक है। ठीक है जी, अब ठीक है। देन अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये मेरा निकल के आ रहा है ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, सिंपल है। अगर वेक्टर फॉर्म में देखना हो, अब ध्यान से देखिएगा, v इज इक्वल टू क्या आ रहा था, आई आर। ठीक है, अभी तक जितनी भी हमने बातें की हैं, ठीक है, v स्केलर में था। ठीक है, अब इसके लिए वेक्टर फॉर्म क्या निकल के आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, करंट स्केलर में था, करंट की आज हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ी है जे, करंट की आज हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ी है जे। ठीक है, देन आर की अगर बात करें मटेरियल के ऊपर अगर देख के चलें तो क्या निकल के आता है, रेजिस्टिविटी। सो रफली अगर देख के चले तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, जहां पर रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। आर की जगह क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी आ जाएगा। ठीक है, आर की जगह क्या आ गया, रेजिस्टिविटी आ गई। ठीक है, अब एक और फॉर्म के अंदर इसे लिख सकता हूं, यहीं पे बता रहा हूं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास रेजिस्टिविटी होता है, जैसे हमारे पास रेजिस्टिविटी होता है, दैट इज रो, उसी तरह से कंडक्टिविटी होता है, दैट इज सिग्मा। और इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, ये एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या निकल के आएगा, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या निकल के आएगा, कंडक्टिविटी। और अगर चाहो तो यहां पर अगर कंडक्टिविटी की टर्म्स में अगर लिखना हो तो ये इस तरह से निकल के आएगा। ठीक है, E इज इक्वल टू जे, अब यहां पर अगर मैं वैल्यू डालता हूं तो ये सिग्मा निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकल के आएगा। अब मुझे ये वेक्टर फॉर्म ड्राइव करनी है। ठीक है, 1 या 2 मार्क्स के बीच में अगर क्वेश्चन पुट कर दे टीचर तो टीचर कर दे ड्राइव करने के लिए, पर आप यहां पर वेक्टर फॉर्म आवे हमने ड्राइव करनी है। ठीक है, सो हर जो यहां पर स्केलर क्वांटिटी निकल के आ रही है उसके लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी डेवलप की हुई है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म के अंदर। ठीक है, या जो वेक्टर फॉर्म की निकल के आ रही है उसके लिए हमने स्केलर फॉर्म की डेवलप की हुई है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिफाइन ओम्स लॉ इन दी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के अंदर मेरा ये ओम्स लॉ क्या निकल गया। ठीक है, तब उसके लिए बात करते हैं। ठीक है, तो वो मेरा क्या निकल गया है, आइए ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अब मैंने प्रूफ आ गया, प्रूफ ओम्स लॉ इन दी वेक्टर फॉर्म का प्रूफ आ गया। अब हमने करंट फाइंड कर लिया था, एन मतलब वीना, अगर आपको याद हो तो वीना, मैंने क्या याद करवाया था, वीना। ठीक है, तो यहां पर आई किसके इक्वल निकल के आ रहा है, एन ए ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो, ये सारा किया हुआ हमने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो क्या निकल के आ रहा है, एन ए ई स्क्वायर ठीक है। अब यहां से देखिए, अगर मैं आई अपॉन ए करता हूं तो आज हमने क्या पढ़ा था, आई अपॉन ए क्या था, जे, करंट लेंथ। आई अपॉन जे क्या था, करंट लेंथ। तो ये आ गया जे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये सारी चीज, ये सारी चीज किसे रिप्रेजेंट कर रही है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जे किसके इक्वल निकल आ रहा है, सिग्मा ई। ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ρ।
सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की ये क्या निकल के आ जाती है, वेक्टर फॉर्म निकल के आती है। कुछ बुक्स में इसे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं इसे। जो भी पुराना रिजल्ट है उन्हीं की हेल्प के साथ रिजल्ट निकाला हुआ, जो भी पुराने रिजल्ट्स हैं उन्हीं की हेल्प के साथ हमने निकाला हुआ सारा। ठीक है, नोट कर लिए। ठीक है, खत्म हो रहा है आज का टॉपिक हमारा, बस थोड़ा सा रह गया। अब अगर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगर आगे बढ़ो तो इसके बाद जो मेरा टॉपिक निकल के आ रहा है वो आ रहे हैं ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स, और अगर ग्राफ उसका प्लॉट करो ओमिक कंडक्टर का तो क्या निकल के आएगा, इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओमिक कंडक्टर्स के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूछते हैं पेपर में व्हाट इज ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर के क्वेश्चन को पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, व्हाट इज ओमिक कंडक्टर, ये ओमिक कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लीनियर ग्राफ। ठीक है, और अगर आप यहां पर हल्का सा भी स्लोप लेने की कोशिश करते हो यहां पर, ठीक है, अगर tan थीटा की बात करोगे तो tan थीटा कैसे निकल के आएगा, ठीक है, ये डेल्टा v हो जाएगा, ये डेल्टा i हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा आ रहा है डेल्टा v अपॉन डेल्टा i। तो tan थीटा किसके इक्वल निकल के आ रहा है, r के इक्वल निकल के आ रहा है। तो इसकी स्लोप इज इक्वल टू क्या निकल के आएगी, r के इक्वल निकल के आएगी। इसकी स्लोप क्या निकल के आएगी, r के इक्वल निकल के आएगी। ठीक है, ओमिक कंडक्टर की स्लोप क्या निकल के आएगी, r के इक्वल निकल के आएगी। ठीक है, और अगर आगे बढ़ो, ठीक है, अब आप याद रख लो पीछे, ठीक है, 95% ऑफ +2 क्लास ओमिक कंडक्टर के साथ डील करेगी। ठीक है, ओमिक कंडक्टर्स के साथ डील करने वाले हैं। ठीक है, हमारा एक लास्ट यूनिट निकल के आएगा, 9th यूनिट, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स निकल के आएगा। ठीक है, ये मेरी पहला इकलौता यूनिट निकल के आएगा नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए। और अगर नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ प्लॉट करके देखता हूं तो याद रखिएगा कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इस तरह से होगा, कुछ कर भी इस तरह से निकल के आएगा। और अगर इसकी स्लोप प्लॉट करता हूं किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, सपोज करो ये थीटा डिग्री, वहां पर मेरे पास क्या निकल के आएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस निकल के आएगा, एवरी टाइम चेंज होता है। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू वेरिएबल रेजिस्टेंस के इक्वल निकल जाएगा। इसकी स्लोप मुझे क्या देगी, कि वेरिएबल रेजिस्टेंस देगी। ये ऑन नॉन ओमिक कंडक्टर्स का ग्राफ है, लीनियर नहीं होगा, इसमें करंट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा, करंट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा। ठीक है, अब नॉन ओमिक कंडक्टर की बात करूं, नॉन ओमिक कंडक्टर की बात करें, ठीक है, सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, अगर उनके ग्राफ की बात करो तो ये इस तरह से निकल के आएगा। ये I है, ये V है। ठीक है, इसे 9th यूनिट में जाके पढ़ेंगे तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। इस पोर्शन को कहते हैं रिवर्स बाइसिंग।
रिवर्स बायसिंग में वी क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में वी क्या होता है, पॉजिटिव। बस इतना याद रखिएगा। वो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेमीकंडक्टर्स के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है ओम्स लॉ में, ये सेमीकंडक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सेमीकंडक्टर जो रिप्रेजेंट करता हुआ मूव कर रहा है। ठीक है, जब 9th यूनिट निकल के आएगा तब आपको डिटेल में करवाया जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है, तब बताया जाएगा। फिलहाल ये नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ है आपका, ठीक है, विच इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन कभी नहीं निकल गया, ठीक है। सिमिलरली गैसेस आर ऑल्सो नॉन ओमिक, ठीक है। और अगर गैसेस का ग्राफ लोड करने की कोशिश करोगे, ठीक है, अगर गैसेस का ग्राफ लोड करने की कोशिश करते हैं जिसमें आई इधर आ रहा है, वी इधर निकल गया है, तो इस तरह से निकल गया है, इस तरह से, ठीक है। और आप अगर इस पोर्शन को देखें, ध्यान से इस पोर्शन को देखें, तो यहां पर स्लोप क्या निकल के आ रही है, नेगेटिव। मींस रेजिस्टेंस इसमें क्या निकल के आएगा, रेजिस्टेंस नेगेटिव निकल के आता है इसमें, इस पोर्शन के अंदर जो मैंने मार्क किया। So this is also representing a non-ohmic current, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है।